हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चे, आपका क्लास 10th ज्योग्राफी में जो डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना यानी आपदा प्रबंधन से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आए हैं। जो एक वीडियो में आपका पूरा आपदा प्रबंधन कंप्लीट होने वाला है। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लासेस बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जाम 2025 आप यहां पे देख सकते हैं प्यारे बच्चे, आपका लिखा हुआ है। और जिसमें आपका आपदा प्रबंधन से संबंधित जितना भी सब्जेक्टिव प्रश्न है, वो सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को केवल एक वीडियो में समाहित करने वाले हैं। यानी इस पूरे वीडियो में हम बताने वाले हैं, जिसमें लगभग 80 प्रश्न होने वाला है, उसका आंसर सहित देने वाले हैं। यूट्यूब चैनल आपका सर्वज्ञान आर्ट्स क्लासेस पर आप अभी जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है प्यारे बच्चे। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चे, ज्यादा इसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। पहला प्रश्न है आपका आपके सामने, कहता है इसमें कि आपदा से आप क्या समझते हैं, यानी आपदा से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो बुलाए आकस्मक आ जाती है, यानी बिना बुलाए आ जाती है और अल्प समय में ही जन धन की क्षति, अपार क्षति पहुंचा देती है। यानी आपदा हुआ है जो अचानक आती है और कम समय के लिए आता है और ज्यादा से ज्यादा जान माल की क्षति पहुंचा देता है। यह हमें संकट की स्थिति में ला देता है। संकट की स्थिति उत्पन्न करने वाली ऐसे कोई भयावह घटना को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, आपदा कहते हैं। एकदम 2 नंबर मिलेगा आपको, हंस कर मिलेगा इसमें। दूसरे शब्दों में कहें कि हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन को भारी खतरा में डालने वाली आकस्मिक घटनाएं को क्या कहेंगे, आपदा कहेंगे, यानी डिजास्टर कहेंगे। ये आपका हो गया 2 नंबर का। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एकदम फटाफट करेंगे इसमें और टोटल प्रश्न को आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। 2-2 नंबर का जितना भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक वीडियो में समाहित करने वाले हैं आज के इसमें, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका इसमें प्यारे बच्चे कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, कहने का मतलब है कि जब आपदा आता है तो उसके बचाव के लिए जो कार्यदल आता है वो क्यों आवश्यक है, उसी के बारे में लिखना है क्वेश्चन। कहता है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व या पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचने से, प्राकृतिक आपदा या मानव आपदा, निर्मित आपदा इत्यादि घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर उसके प्रभाव को कम करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। यानी जो प्रकृति के द्वारा आपदा आता है, मानव के द्वारा आपदा आता है, जैव आपदा होता है, अजैविक आपदा होता है, वो सारे आपदा को आने से पहले जो प्रबंध किया जाता है, उसके प्रति जो ट्रेनिंग दिया जाता है, उसी को आपदा प्रबंधन कहते हैं। कॉपी में आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा प्यारे स्टूडेंट। तीसरा प्रश्न है आपका इसमें कि आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों की विवेचना करें। आपदा प्रबंधन की उद्देश्य क्या है उसका विवेचना करें। तो आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा कोई भी हो, चाहे छोटा आपदा हो चाहे बड़ा आपदा हो, उसका प्रबंधन करना बहुत अनिवार्य है। आपदा से न केवल विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं, बल्कि विकास कार्यों में कई व्यवधान उपस्थित होते हैं। जो आपदा आता है उससे न केवल विकास का काम रुकता है, बल्कि अन्य कार्य भी पूरी तरह से ठप पड़ जाता है। मान के चलिए कि आपदा आ गया प्रकृति की, तो ट्रेन पूरी तरह से रुक जाएगी। बाढ़ की समस्या हो गया तो सड़कें जाम हो जाएगी। अगर आंधी तूफान आ गया तो पूरी तरह से बिजली के खंभे, टावर वगैरह सब सोडा हो जाएगा। कोई भी प्रबंधन कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें आम लोगों की सहभागिता नहीं होती। कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है तब तक जब तक उसमें कोई आम लोग भागित नहीं हो सकते। आम लोगों की सहभागिता तथा पंचायत की मदद से ठोस प्रशासनिक निर्णय लिया जा सकता है और वे निर्णय के दीर्घकालीन प्रबंधन के लिए आवश्यक होते हैं। पूर्वानुमान या पूर्व जानकारी से अपने आसपास में घटने वाली घटना किसी भी संभावित विनाश से बचा जा सकता है। उत्तर बिहार के लोग कोसी की विनाशकाली यानी विनाश लीला से बचने के लिए आपसी सहयोग से बाढ़ के अनुरूप जीवन शैली बना लिया है। यानी कहने का मतलब उत्तरी बिहार में जो कोसी नदी है, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, उस के प्रकोप से बचने के लिए सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे के सहायता करते हैं। इस प्रकार से इसका उद्देश्य हो गया, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन क्या है। कहता है आपदाएं चाहे जिस प्रकार की हो
इसने धन जन एवं संसाधनों की अपार क्षति होती है। आपदा चाहे कोई भी हो जो पूरी तरह से धन जन माल की पूरी तरह से क्षति पहुंचाता है। इस संभावित अपार क्षति को कम करने का उपाय ही क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन में उपग्रह फोन का क्या उपयोग होता है? उपग्रह फोन का क्या उपयोग होता है आपदा प्रबंधन में? आंसर लिखेंगे इसका कि आपदा यानी उपग्रह फोन आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाला साधन है। यानी जैसे कोई आपदा आ गया तो तुरंत कॉल करके बोलते हैं चलो ये करो वो करो, ये पूरी तरह से मैसेज फैला देते हैं फोन के माध्यम से। ऐसे फोनों के लिए उपग्रह ही टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। और ये फोन बहुत ही विश्वसनीय आवाज एवं डाटा संचार प्रदान करते हैं एवं इन्हें सुविधा अनुसार कहीं भी ले जाया सकता है और लाया जा सकता है। इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, आपदा प्रबंधन में सरकार की क्या भूमिका है? स्पष्ट करें। आपदा प्रबंधन में सरकार की क्या भूमिका है, यह स्पष्ट करना है। कहता है आपदा प्रबंधन में सरकार की अहम भूमिका है। सरकार को संबंधित या क्षेत्र विशेष में आने वाली आपदा की पूर्व यानी पहले आशंका का ज्ञान होता है। जैसे कहीं पर आपदा आ रहा है तो सरकार को सूचना मिल जाता है। किसके माध्यम? तो सैटेलाइट के माध्यम से आज के डेट में मिल जाता है। अतः आपदा आने के पहले यानी पूर्व, आपदा आने के पश्चात यानी आपदा आने के बाद, दोनों ही स्थितियों के लिए सरकार द्वारा नीति परक एवं प्रशासनिक तैयारियां करना आवश्यक हो जाता है। कोई भी आपदा आए उससे निपटने के लिए सभी प्रकार के जो सैनिक होते हैं उसको क्या किया था? एक्टिव कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत वैकल्पिक संचार व्यवस्था, राहत कैंप की व्यवस्था, आवश्यक सुविधाओं या वस्तुओं की आपूर्ति एवं अन्य कार्यों को शामिल करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। इस प्रकार से पूरी तरह से सरकार का भूमिका होता है अगर कहीं आपदा आ जाए तो। सातवां प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में क्या अंतर है? उदाहरण सहित प्रस्तुत करें। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? कहता है हमारे वातावरण में घटित होने वाले, कहां? हमारे वातावरण में घटित होने वाले वैसी घटनाएं जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है। यानी जो भी घटना में प्राकृतिक का जो हाथ रहता है उसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात, ये सब के सब आपका प्राकृतिक आपदा है। प्रकृति के द्वारा होने वाले वे सारी घटनाएं जिससे अधिक मात्रा में जान माल की क्षति पहुंचती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे कहेगा तो भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी और भूस्खलन और चक्रवात, ये सारा जो है इसे आपका प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है। दूसरा है आपका इसमें, दूसरा है प्यारे बच्चे आपका इसमें क्या? मानव जनित आपदा। क्या आपदा? मानव जनित आपदा किसे कहते हैं? वैसी घटनाएं जिसकी उत्पत्ति में मानवीय कारक को, जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानवों को ही हानि पहुंचती हो उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। अपना भाषा में फिर इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं कि अचानक होने वाले मानवों के द्वारा वैसी घटना जिसमें अधिक जन माल की क्षति होती है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे रेल दुर्घटना, सड़क मार्ग, युद्ध, आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगे, ये सब जो है प्यारे बच्चे आपका मानव जनित आपदा है। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दिए। 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चे। 8 नंबर प्रश्न है आपका इसमें, बिहार एक सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य है कैसे? मतलब बिहार जो है इसे सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त से होता है, इसका पूरी तरह से डिटेल देना है इसमें आंसर। कहता है बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कई प्रकार का प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। यहां मुख्य रूप से बाढ़, सूखा, तूफान, वज्रपात, वज्रपात का मतलब बरसात के मौसम में जो गरजता है और जो नीचे जो गिरता है आपका उसको वज्रपात कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग बिहार में बज्जल के नाम से जानते हैं। भूकंपीय आपदा आती है। बाढ़ तो बिहार की नियत बन गई है। बाढ़ बिहार की नियत यानी उत्तर बिहार के लोग प्रत्येक वर्ष बाद की परेशानियां को झेलते हैं। मतलब प्रत्येक वर्ष जो है इसे बाढ़ की परेशानी से झेलना पड़ता है उत्तरी बिहार को। सूखा का प्रभाव दक्षिणी बिहार, पश्चिमी एवं मध्य
दक्षिणी बिहार में अधिक पड़ता है। दक्षिणी बिहार में पूरी तरह से सूखा की स्थिति है, तो उत्तरी बिहार में पूरा आपका बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होता है। यानी उत्तर बिहार के लोग पानी से मरते हैं और दक्षिण बिहार के लोग पानी के बिना मरते। यह प्रकृति का दुर्नीति है बिहार में। तूफान का प्रभाव बिहार के उत्तरी पूर्वी जिलों में अधिक पड़ता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव उत्तरी बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र पर पड़ता है। उत्तरी बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र पर भूकंप का प्रभाव पड़ता है। उत्तरी बिहार में ज्यादातर जो नेपाल के हिमालय से सटा हुआ है, क्योंकि हिमालय के नजदीक में बहुत अधिक ज्यादा क्या होता है, भूकंप की समस्या उत्पन्न होती रहती है। 9 प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आपका इसमें, आग आपदा के समय कौन कौन से उपाय करना चाहिए। आग जब लगे उस समय आपदा के समय क्या क्या उपाय करना चाहिए। उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चे कि आग लगने की स्थिति में सबसे पहले आग में फंसे हुए लोगों को कहां निकालना चाहिए, बाहर, एवं घायल को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना चाहिए। प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डालना चाहिए, बर्फ से सहलाना चाहिए, बर्नौल यानी उसे का उपयोग करना चाहिए। आग के फैलाव को रोकना, बालू, मिट्टी एवं तालाब के जल का उपयोग करना चाहिए। यदि बिजली से आग लगी हो तो सबसे पहले बिजली का तार जो है इसे काट देना चाहिए। यह आग आपदा के समय उपयोग किए जाने वाला आपका उपाय है। क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव बनाता है कि आग से जले हुए लोगों को क्या करना चाहिए। तो आग से जले हुए भाग पर लोगों को ठंडा पानी देना चाहिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है आपका, कहता है कि भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपायों का उल्लेख करें। भूकंप के प्रभाव को कम करें, इसके लिए 4 उपाय लिखे। तो पहला उपाय है आपका, भवनों को आयताकार होना चाहिए। जब भवन को हम निर्माण करें तो भवन का आयताकार आकार होना चाहिए और नक्शा धारण होना चाहिए, नक्शा के अनुसार बनना चाहिए। दूसरा है आपका कि लंबी दीवारों को सहारे देने के लिए ईंट, पत्थर या कंक्रीट के कलम होना चाहिए, जिसे बीच में पिलर होता है, ये पिलर होना चाहिए। तीसरा है आपका कि मजबूत नींव, मजबूत एवं भूकंप रोधी होना चाहिए। मजबूत और भूकंप रोधी यानी ऐसा मकान बनाए जो भूकंप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। चौथा लिखेंगे प्यारे बच्चे आपका इसमें कि दरवाजे तथा खिड़की की स्थिति भूकंप रोधी होनी चाहिए। घर में लगा दरवाजा और खिड़की जो है ऐसा लगाए जो पूरी तरह से भूकंप रोधी हो, यानी भूकंप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये 10 नंबर सब्जेक्टिव प्रश्न का आपका क्लियर हो गया। 11 नंबर प्रश्न है, तूफान हार्मोमी क्या है। तूफान हार्मोमी क्या है, ठीक है। तूफान हार्मोमी क्या है, तो लिखेंगे इसमें कि अक्टूबर नवंबर महीने में बंगाल की खाड़ी में भयानक चक्रवात आता है। अक्टूबर नवंबर के महीना में बंगाल की खाड़ी में भयानक चक्रवात आता है, जिससे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे तटीय राज्यों में तूफान हार्मोमी आता है। इससे समुद्री लहरें बहुत अधिक मात्रा में जल नदियों के मुहाने से प्रेरित करता है। यह जल नदी में चढ़कर विस्तृत क्षेत्र में जलमग्न कर देता है, जिससे धन जन की अत्यधिक हानि होती है। बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होती है, पेड़ और मकान ध्वस्त हो जाते हैं। इसके बाद आपका है 12 नंबर प्रश्न, भूकंप क्या है और इसके बचाव के किन्हीं 2 उपायों के लिखे। तो भूकंप क्या है ये तो बता दिए, ये अपना भाषा में हम बोलते प्यारे बच्चे, जब किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप कहते हैं। इसके बचाव के लिए निम्न 2 कारण है। पहला कि भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करना चाहिए और दूसरा कि इससे सुरक्षा के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। या तो फिर हम लिख सकते हैं कि भूपटल में 2 प्लेट जब आपस में टकराते हैं जिसके कारण पृथ्वी के गर्भ में कंपन उत्पन्न होता है, जिससे अधिक मात्रा में जानमाल की क्षति उत्पन्न होती है, उसे भूकंप कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपायों का वर्णन करें। यानी भूकंप प्राकृतिक आपदा, सुनामी प्राकृतिक आपदा। भूकंप धरती के अंदर से होता है, सुनामी समुद्रों में निकलता है। इन दोनों प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए तरीका बताने के लिए बोल रहा है। तो पहला तरीका लिखेंगे कि भूकंप का सटीक पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए। यानी भूकंप आने से पहले उसको पता लगाना चाहिए कि यह भूकंप आने वाला है। दूसरा, भूकंप निरोधी मकान बनाया जाना चाहिए भूकंप से बचने के लिए। तीसरा, जनता को जागरूक करना चाहिए, यानी जागरूक बनाना चाहिए कि भूकंप से किस प्रकार से बचा जा सकता है। चौथा है बाबू
कि विद्यालय में बच्चों को भूकंप की जानकारी दी जानी चाहिए। विद्यालय में बच्चों को प्रशिक्षण देना चाहिए कि भूकंप आए तो मकान के अंदर आप हैं तो किस प्रकार से बचा जा सकता है, यह स्कूल में उसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर करें प्यारे बच्चे, आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है आपका इसमें, या सुनामी के तरीके लिख देते हैं ना, सुनामी की, भूकंप का हो गया सुनामी का। सुनामी में कि समुद्र के नजदीक तटबंधों का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके बाद तटबंध के किनारे मैग्रोन वनस्पति लगाया जाना चाहिए। इसके बाद तटीय क्षेत्रों के नजदीक रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और अगला है आपका सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल मदद पहुंचाना चाहिए। ये इस प्रकार से भूकंप और सुनामी में अंतर कर दिए। आपका क्लियर हो गया 2 नंबर का। 14 नंबर प्रश्न है, भूकंप का अधिकतम प्रभाव क्षेत्र कौन कौन सा है? यानी वैसा क्षेत्र बताइए जो पूरी तरह से भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। कहता है यह भूकंपीय तीव्रता की दृष्टि से 9 से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र हैं। इसमें भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य, बिहार, नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र तथा गुजरात का कच्छ प्रदेश शामिल है, जिनमें जो जोन 5 में आता है। क्योंकि आप लोगों को बता दें कि जो भूकंपीय जोन है वो 5 है, और 5वां जोन सबसे खतरनाक है जो गुजरात का कच्छ प्रदेश इसमें आता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में पूछता है। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर प्रश्न, कहता है इसमें भूकंप क्या है? भारत के प्रमुख कंपन क्षेत्रों विभाजित करते हुए सभी क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण दे। पृथ्वी के आंतरिक भागों में अचानक उत्पन्न कंपन होने वाली को भूकंप कहा जाता है। भारत को निम्नलिखित भूकंप क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। देखिए 5 क्षेत्र है आपका दिया हुआ यहाँ पे। पहला के अंतर्गत जो है इसे दक्षिणी पठार भाग आता है, जो यहाँ पर भूकंप न के बराबर होता है। दूसरा है आपका जोन 2, इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान क्षेत्र आते हैं जहां भूकंप तीव्रता कम होती है। तीसरा है आपका इसके अंतर्गत मुख्यतः गंगा सिंधु मैदान राजस्थान और उत्तरी गुजरात आता है। और इसके बाद है आपका अगला जोन 4। जोन 4 के इसके अंतर्गत शिवालिक हिमालय का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असम घाटी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह सब क्षेत्र भूकंप के अधिक खतरनाक क्षेत्रों में आता है। और 5वां क्षेत्र है आपका, 5वां क्षेत्र है इसके अंतर्गत गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय भाग तथा सिक्किम राज्य सम्मिलित है, जो भूकंप में सर्वाधिक खतरनाक है क्षेत्र माना जाता है जोन 5 को। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। 16 नंबर प्रश्न है आपका कि भूकंप केंद्र और अधिक केंद्र में अंतर स्पष्ट करना है। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको एकदम वीवीआई करते हैं हम 2025 के बोर्ड के लिए, आप लोग समझ जाइएगा। कहता है आंसर लिखेंगे कि पृथ्वी की ऊपरी सतह का अचानक कांपना भूकंप कहलाता है, और भूकंप का उद्गम पृथ्वी की गहराई में स्थित एक विदय होता है। उस ध्यान को ही कंपन केंद्र कहते हैं। उस स्थान को होगा यहाँ पे, उस स्थान को ही कंपन केंद्र कहते हैं। और कंपन केंद्र अधिक गहराई में उत्पन्न होने पर उसका प्रभाव कम होता है, जिसे भूकंप केंद्र से उठना या उठने वाली तरंग समकोण पर चलकर धरातल के जिस भाग पर सर्वप्रथम पहुंचती है और धरातल के उस भाग का अधिकेंद्र कहलाता है। यानी धरातल पर जब पहुंचता है तो उसे अधिकेंद्र, जहां से कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। एकदम शॉर्ट में समझ आइए आप लोग। अगला प्रश्न है आपका, सुखाड़ का हमारे दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें। कि जब सुखाड़ पड़ता है तो हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है और सुखाड़ जो है इसे धीरे धीरे आता है, ना कि तुरंत आता है। तो हमारे जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। पहला प्रभाव है कि सूखा से कृषि उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि इसके कारण कहीं तो फसलें को बुआई नहीं हो पाती या बुआई देर से हो पाती है। सुखाड़ आने से फसल की उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि फसलों की बुआई नहीं हो पाती है। दूसरा लिखेंगे आपका कि सूखा की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ जाती है। तीसरा है आपका प्यारे बच्चे कि सूखा के कारण पशु चारे की कमी होती है। फोर्थ पॉइंट है आपका कि सूखा के कारण पेयजल की कमी होती है। पांचवा पॉइंट है आपका कि इससे खरीफ की फसल बहुत अधिक प्रभावित होता है, यानी खरीफ फसल जितना भी है वो अधिक क्या होगा, प्रभावित होगा। यानी कि जो जल से फसल उगाया जाता है, जैसे धान वगैरह
है ना, तो ये बिना पानी के उगाया नहीं जा सकता, तो ऐसा फसल बहुत प्रभावित होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि सुखाड़ प्रबंधन का वर्णन करें। तो इसमें लिखेंगे आंसर इस प्रकार से कि निम्न उपायों द्वारा सुखाड़ प्रबंधन किया जा सकता है। पहला लिखेंगे कि जल ग्रहण क्षेत्रों में बांध बनाकर एवं छोटे छोटे जलाशय बनाकर, इसका उपाय है आपका। दूसरा है आपका इसमें कि सुखाड़ क्षेत्र में वृक्षों की सघनता में वृद्धि, यानी जहां सूखे की स्थिति है वहां वृक्ष लगाएं ताकि वर्षा हो। अगला है आपका इसमें तीसरा कि शुष्क फसलों की बुआई एवं ड्रिप सिंचाई विधि को अपनाकर, यानी पानी है तो कम पानी में अधिक खेतों की सिंचाई कैसे करें, और ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाता है। और फोर्थ है आपका कि नहरों द्वारा सूखे क्षेत्र में जल पहुंचाकर, तब जाके आपका सुखाड़ की समस्या खत्म हो सकता है। अगला है आपका 24 नंबर प्रश्न कि सूखे के परिणामों का उल्लेख करें। सूखे के परिणामों का क्या करें, उल्लेख करें। कहता है इसमें सूखे की स्थिति में फसलें नष्ट हो जाने से खाद्यान्न उत्पादन कम हो जाते हैं, जिससे खाद्य समस्या उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर इस स्थिति को अकाल कहा जाता है। फसलों के सूखने के कारण मवेशियों के लिए चारा का अकाल हो जाता है, साथ ही सभी जीवों के लिए जल का अभाव भी हो जाता है। ये परिणाम है आपका सूखा के। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्यारे बच्चे इसमें 27 नंबर कि सुनामी से बचाव के उपायों का उल्लेख करें। तो सुनामी से बचने के लिए निम्नलिखित तरीके हैं। पहला है आपका कि समुद्र के नजदीक तटबंधों का निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरा है तटबंध के किनारे मैग्रोन वनस्पति लगाया जाना चाहिए, यानी मैग्रोन वृक्ष जो आपका सुंदरबन के डेल्टा में पाया जाता है। तीसरा है आपका इसमें कि तटीय क्षेत्रों के नजदीक रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और चौथा पॉइंट है आपका इसमें कि सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल मदद पहुंचाया जाना चाहिए। ये 2 नंबर का आपका फिनिशिंग हो गया क्वेश्चन। अगला है देखिए आपका सुनामी से आप क्या समझते हैं, सुनामी से बचाव के उपाय लिखिए। ये सुनामी से आप क्या समझते हैं, तो महासागरों के आंतरिक पृष्ठ भागों में उत्पन्न हलचल को सुनामी कहते हैं। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो समुद्री तटीय क्षेत्रों में मानव, जीव जंतु, वनस्पति, मकान, उद्योग आदि को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाता है। और ये आपका है जो पहले भी बता दिए आपका इसके पहले कि समुद्र तटीय बचने से क्या कौन कौन उपाय है। तो समुद्र के किनारे जो है इसे मैंग्रोव वन लगाना चाहिए, समुद्र तट को कंक्रीट से बांधना चाहिए, समुद्र के समीप रहने वाले लोगों को दूर रखने के लिए कहना चाहिए और उसको प्रशिक्षित करना चाहिए। और समुद्र तटीय में सुनामी पूर्वावलोकन की सहायता लेना चाहिए। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की मदद से लोगों को जागरूक करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कहता इसमें सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण पर अपना विचार प्रकट कीजिए। तो सुनामी संभावित क्षेत्र में गृह निर्माण मतलब घर बनाने से तट से दूर किया जाना चाहिए, माने समुद्र तट से बहुत दूर जाकर घर का निर्माण करना चाहिए। गृह निर्माण का कार्य समतल भाग की अपेक्षा ऊंचे भागों पर किया जाना चाहिए। मकान जो हम लोग बना रहे हैं, मान के जो समुद्र किनारे है, उनको क्या करना चाहिए कि ऊंचे स्थानों पर मकान का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका कि बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का वर्णन करें। आकस्मिक प्रबंधन का मतलब होता है अचानक, आकस्मिक का मतलब होता है अचानक। बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले अचानक प्रबंधन का क्या करें, वर्णन करें। लिखेंगे आंसर इस प्रकार से इसका, बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे जान माल की एवं मवेशियों नीति पहुंचती नहीं बल्कि यहां क्षति होगा, क्षति पहुंचती है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर आकस्मिक प्रबंधन के बाद सबसे पहले जल से घिरे हुए व्यक्ति को निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। जो बाढ़ में फंसे हुए उनको निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाना चाहिए। उसके बाद मवेशियों को तथा घर की आवश्यक सामग्री को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। सबसे पहले बाढ़ आए तो उस इलाका में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थान पहुंचाएं, इसके बाद मवेशी को पहुंचाएं, इसके बाद घर में रखे सभी सामान को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद भोजन, पेयजल, वस्त्र एवं समुचित दवाओं का प्रबंध किया जाना चाहिए। जब सुरक्षित स्थान पर लोगों को पहुंचा दिया जाए तो उनको पेयजल दिया जाए, भोजन दिया जाए, वस्त्र दिया जाए और जरूरत की दवाइयां दिया जाए, तब जाके बाढ़ की स्थिति से आप आकस्मिक प्रबंधन कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करें। तो नदियों में अधिक वर्षा होने के कारण नदी में जल का जमाव होना, यानी जल की स्तर बढ़ जाना
साथ ही अवसादों के जमाव होने के फलस्वरूप नदी तल की गहराई कम हो जाती है और नदी तल से भरे रहने के कारण जल स्तर धीरे धीरे ऊपर उठता है और नदी का तट जो है वह दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण तटबंध टूट जाते हैं और नदी का जल विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाता है, जिसके कारण पूरे इलाका को डुबा देता है और इस प्रकार से बाढ़ आता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका कि बाढ़ से बचाव के सुझाव को लिखें। बाढ़ से बचाव के सुझाव क्या क्या है? तो बाढ़ से बचाव के सुझाव है हाथों से स्ट्रेचर बनाना, इससे दो व्यक्तियों एक दूसरे की कलाई पकड़कर अस्थाई स्ट्रेचर बना ले, माने एक कलाई को दूसरे कलाई से पकड़कर व्यक्ति जो है इसे आगे बढ़ता चले और उससे बचता चले। दूसरा है कि ऊपरी कपड़ों द्वारा स्ट्रेचर बनाना और कमीज आदि का प्रयोग कर कपड़ों के दोनों तरफ डंडे डालकर स्ट्रेचर बनाकर घायल व्यक्ति को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना। इसके बाद तीसरा है तैरने के लिए पीपों का प्रयोग करना चाहिए और ट्यूब में हवा भरकर तैरने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। केले के पेड़ के तने का प्रयोग किया जाना चाहिए बाढ़ में बचाने के लिए, क्योंकि केला का जो तना होता है माने उसका बॉडी होता है वो पानी में नहीं डूबता, आप उस पर आराम से तैर सकते हैं। इतना सारा आपका उपाय है प्यारे बच्चे। अगर आपको कहीं ऐसा समस्या मिले तो इन चीजों का उपयोग करके आप बाढ़ से बच सकते हैं। चलिए, पढ़ाई यही सब तो है प्यारे बच्चे कि आपका कुछ सिखाता है सभी समस्या से निदान कराने के लिए। बिहार में बाढ़ आने के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए या लिखिए। तो बिहार में बाढ़ आने के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है आपका कि उत्तरी बिहार में हिमालय से निकलने वाली नदियां में अपार जल राशि के कारण बाढ़ आती है। यानी उत्तरी हिमालय यानी नेपाल से निकलने वाली जितना नदियां हैं और बिहार में आकर बहती है, वो सारी नदियां में क्या है कि अपार जल राशि माने बहुत अधिक मात्रा में जल आती है, जिसके कारण बाढ़ आ जाता है। ठीक है। दूसरा है नदियों में सिल्ट के जमने से तली की गहराई कम हो जाती है। सिल्ट का मतलब होता है अवसाद, माने गाद कचरा जम जाता है उसके तलहटी में, तो क्या होता है भर आ जाता है पूरी तरह से, जिसके कारण नदी का पानी ऊपर उठ जाता है। तीसरा कारण है आपका बाबू बिहार में नदी मार्ग परिवर्तित करती रहती है, माने बिहार की जो नदियां इसे अपना रास्ता यानी मार्ग हमेशा बदलती रहती है। चौथा है आपका कि उत्तर बिहार के मैदानी भाग की छोटी छोटी नदियां भी अतिवृष्टि से जल प्लावित होकर बाढ़ का ध्वस्त उपस्थित करती है। इस प्रकार से लिखेंगे 2 नंबर आपका कोई नहीं रुकने वाला है इसमें। 42वां प्रश्न, बाढ़ के कारण एवं सुरक्षा संबंधित उपाय का वर्णन करें। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण अधिक संख्या में जान माल का नुकसान होता है। इसके बाद बाढ़ के निम्न कारण क्या क्या है? तो कारण है आपका इसमें कि नदियों में अधिक मात्रा में वर्षा जल पहुंचने के कारण बाढ़ आ जाता है। वर्षा जल के साथ नदी की घाटी में आपका मिट्टी के जमाव से बाढ़ आ जाती है। इसके बाद वनस्पतियों की कटाई के कारण बाढ़ आती है। इसके बाद कमजोर तटबंध टूटने के कारण पूरे इलाका में बांध की समस्या आ जाती है। इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे कि बाढ़ से सुरक्षित संबंधित एवं निम्न उपाय, इसका उपाय क्या क्या है? तो बाढ़ की सूचना प्राप्त होते ही उस क्षेत्र के लोगों को हटा देना चाहिए। जैसे बाढ़ आने वाला इलाका तो वहां से जल्दी हो सके लोगों को क्या किया जाए, हटा दिया जाए। दूसरा है आपका कि बाढ़ पूर्व ही दवा खाद्य एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध कर लेनी चाहिए। बाढ़ आने से पहले खाने का सामान, पीने का सामान, दवा बीरो जितना है वो सारी सुविधा जो है इस आपका उपलब्ध कर लेना चाहिए। इसके बाद नदी के तटबंधों का नियमित मरम्मत कार्य होते रहना चाहिए। नदी के किनारे जो तट बांधा हुआ है उसको देखभाल करता रहना चाहिए और उसको मरम्मत हमेशा करता रहना चाहिए ताकि वो कमजोर ना हो। चौथा आपका है कि सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य किया जाना चाहिए। सरकारी जो आपका गवर्नमेंट का है, गैर सरकारी यानी एनजीओ का है, नॉन गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों कार्य करता रहना चाहिए। मानव समाज को इस दिशा में जागरूक करने का आवश्यकता है। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है प्यारे बच्चे आपका। अगला प्रश्न है आपका 43वां प्रश्न, कहता है इसमें कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार में बाढ़ की स्थिति का क्या करना है, वर्णन करना है। कहना है कि बिहार के उत्तरी भाग में हिमालय से निकलने वाली नदियां यथा कोसी, गंडक, महानंदा आदि द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ लाया जाता है, जिससे मानव जीवन, पशु जीवन एवं फसलों को
अपार क्षति पहुंचती है। यही कारण है कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस प्रकार से आप लोग कॉपी पर लिख, टोटल प्रश्न को अगर जो आप लोग कॉपी पर लिख लेते प्यारे बच्चे तो आपका एक भी प्रश्न बोर्ड में नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, 48वां प्रश्न कहता है हिमस्खलन क्या है, इसका प्रभाव किन किन राज्यों पर पड़ता है। हिमस्खलन क्या है, इसका प्रभाव किन किन राज्यों पर पड़ता है। तो कुछ नदियां का स्रोत हिमाच्छादित है। हिमाच्छादित का मतलब हिमालय से छाया हुआ है। बर्फ के बहुत अधिक मात्रा में पिघलने से नदियां अचानक बहुत अधिक पानी बहने लगती है, नदियों में पानी अधिक बहने लगती है। मैदानी भागों में बहाव में अवरोध होने पर यह किनारे को तोड़कर अगल बगल के क्षेत्रों में जलमग्न क्या होता है, जलमग्न कर देता है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड राज्यों में इसका प्रभाव देखने के लिए हमेशा मिलता है। अगला है प्रश्न आपका इसमें कि भूस्खलन के कितने रूप होते हैं। भूस्खलन के कितने रूप होते हैं। तो भूस्खलन के कई रूप होते हैं। पहला रूप है आपका कि शैल अथवा मृदा अपवतन, इसमें अचानक टूट जाने के कारण स्थानांतरित हो जाता है। दूसरा है आपका कि संपर्ण, इसमें बड़े शैल टूटकर गतिमान होकर तेजी से गिरने लगते हैं। तीसरा है आपका कि प्रवाह, इसमें लगातार शैलों के गिरने लंबे समय तक जारी रहता है। और चौथा है आपका इसमें कि वर्षा के पानी के साथ मिट्टी और कचड़े को भी नीचे लेकर चला जाता है। 50वां प्रश्न है, कहता है इसमें संचार उपग्रह के क्या कार्य हैं। संचार उपग्रह के क्या कार्य हैं। कहता है संचार उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित रेडियो रिले स्टेशन, ठीक है, रेडियो रिले स्टेशन यानी कॉमस्टेट, सेटकॉम्स, सेटफोन ही यह है इसके अंतर्गत आता है। इसमें सेटकॉम उपग्रह अधिकतर यानी आधारित संचार के लिए और सेटफोन जो होता है इस उपग्रह के लिए फोन टर्मिनल के लिए प्रयोग किया जाता है। संचार उपग्रह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मोबाइल होता है, जो कम्युनिकेशन होता है। ट्रांसपेंडेंट निश्चित एवं फ्रीक्वेंसी पर बातचीत को पकड़ा जा सकता है और इससे विस्तार कर उस अन्य फ्रीक्वेंसी की मदद से पृथ्वी पर आपस भेज सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार, इस प्रकार से था प्यारे बच्चे आपका, है ना, इस प्रकार से था आपका पूरा 50 क्वेश्चन इसमें हम बताएं। आपका उम्मीदों का चैनल सर्व ज्ञान आर्ट्स क्लासेस बाय महेंद्र कुमार राय। ठीक है प्यारे बच्चे, पूरी तरह से वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों में। 2025 के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपका लिए होने वाला है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर जो किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर जरूर हमसे पूछ सकते हैं, उस पर आधारित वीडियो हम जरूर लेकर आएंगे। इसलिए प्यारे बच्चे विद्यासागर पब्लिकेशन का, ठीक है, कौन सा, विद्यासागर पब्लिकेशन का जितना भी आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सेट ए सेट बी निकाला गया है। सेट ए का पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उस वीडियो को पूरी तरह से देख लीजिए। हर एक प्रश्न को निचोड़ कर बताया गया ऑब्जेक्टिव का। इसके बाद सेट बी का भी वीडियो आप लोगों को अपलोड हो रहा है ना, तो सभी लोग वीडियो को जरूर देखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।